Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ फ्रॉम द यूनिट 2। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस अपलोड किए हैं उन सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड हो रही हैं आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। एंड आपकी डेट शीट भी आ गई है, आपके एग्जाम जो है नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट है। मैंने डेट शीट जो है शॉर्ट्स में आपको प्रोवाइड कर दी है। 3rd और 5th सेम की डेट शीट मैंने अपलोड वहाँ पर कर दी है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। और मुझे एक कमेंट भी आया था कि मैम पहले आप यूनिट 4 जो है उसके 2 क्वेश्चंस अपलोड कर दो, वो शॉर्ट यूनिट है। बट उससे क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगी कि अगर मैं सेकेंड यूनिट के बीच में यूनिट 4 अपलोड कर दूंगी। इट्स बेटर कि मैं लाइन वाइज ही अपलोड करूं क्वेश्चंस, और ट्राई करूंगी जितना जल्दी हो सके आपके वीडियोस कंप्लीट कर दूं मैं, ताकि आप अपना टाइम पे तैयारी कर लो। नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद दैट टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 5, द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज चाइल्ड ऑफ एक्सीडेंट एंड डिज़ाइन, एक्सप्लेन। सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नाइदर मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नॉर अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी हैज़ गाइडेड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रेदर इट इज़ अ चाइल्ड ऑफ एक्सीडेंट, डिज़ाइन एंड विजडम एंड चांस। सो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना ही इसको किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है, यानी कमेटी ने या मेंबर्स ने बनाया सोच समझ कर, और ना ही इसमें कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी हमें देखने को मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन को चाइल्ड ऑफ एक्सीडेंट एंड डिज़ाइन कहते हैं या फिर विजडम एंड चांस कहते हैं। इसको हम आगे एक्सप्लेन मैं करने वाली हूँ आपको इसी क्वेश्चन में कि वाई इट इज़ कॉल्ड सो। और अगर हम बात करें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें विजडम और नेसेसिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि बहुत सारी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ों को ऐड किया जाता है। पहले से चीज़ें जो हैं उसमें रिटर्न नहीं है। आई होप सो आपने इससे प्रीवियस वीडियो जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पे देख ली होगी, कि उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो इस वीडियो को समझने में आपको काफ़ी हेल्प रहेगी। नेक्स्ट आपने हेडिंग डालनी है डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू फ्रीमैन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ चाइल्ड ऑफ चांस एंड विजडम। यहाँ पर फ्रीमैन ने कहा है कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बना है ये बाय चांस बना है, यानी कि पहले से प्री प्लान्ड कमेटी जो है इस पर वर्क नहीं कर रही थी। और विजडम इसलिए कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं इसके अंदर जो बहुत ही सोच समझ कर डाली गई हैं, जो लॉज हैं जो पूरे दुनिया के लिए एग्जाम्पल हैं। तो ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। नाउ फर्स्ट पॉइंट है बर्थ ऑफ बाइकैमरलिज्म। इन 1066 के अंदर विलियम ऑफ नॉर्मैंडी ने जब इंग्लैंड को कॉन्कर्ड किया था, यानी उस एरिया को जीता था, तब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए एक काउंसिल बनाई थी। उस काउंसिल में कुछ पर्सन्स को उन्होंने इंक्लूड किया था जिनके पास स्पेशल प्रिविलेजेस थे डिसीजन लेने के, और उन लोगों को उन्होंने बोला बैरोन। बट जब भी कभी किंग को पैसे की ज़रूरत होती थी तो उसमें कॉमनर्स, जो आम इंसान है, वो भी उस मीटिंग का पार्ट बन सकते हैं। ऐसा किंग जॉन ने स्टार्ट किया था 1213 में। 1295 में एडवर्ड वन जो थे उन्होंने इंग्लैंड में एक मीटिंग बुलाई थी, और उस मीटिंग को नाम दिया गया था मॉडल पार्लियामेंट। देन बाय चांस क्या हुआ था कि उसमें जो बैरोन्स और हाई क्लर्गीज हैं उन दोनों के इंटरेस्ट सेपरेट थे, तो जिसकी वजह से वो लोग अलग अलग बैठे और उनके टॉपिक्स भी अलग थे, उनके डिस्कशन जो थी वो बहुत अलग हुआ करती थी, जिसकी वजह से टाइम के साथ बैरोन्स और हाई क्लर्गीज ने अलग से बैठना शुरू किया, और जिस ग्रुप में वो बैठते थे या जिस हाउस में उस बैठते थे उस हाउस को नाम दिया गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और दूसरी तरफ जहाँ पे लोअर क्लर्गीज बैठते थे उस हाउस को नाम दिया गया हाउस ऑफ कॉमन्स। तो इस तरीके से ब्रिटेन के अंदर 2 हाउसेज हैं। एक हाउस को बोला जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड जो अपर हाउस है, और जो लोअर हाउस है उसको बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। आज के टाइम में ब्रिटेन में ये दोनों हाउसेस लेजिस्लेचर का काम करते हैं, यानी कि ब्रिटेन के लिए कानून बनाते हैं, और इन्हीं दोनों को मिला के बोला जाता है बाइकैमरलिज्म, यानी ऐसी कंट्री जिसमें 2 हाउसेज होते हैं। सेकेंड पॉइंट है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कैबिनेट। तो किस तरीके से वहाँ पे कैबिनेट का जो है वो इन्वेंशन हुआ। अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो वहाँ पर ये जो कैबिनेट है ये प्रोडक्ट ऑफ लॉ नहीं है, किसी कानून के थ्रू ये सिस्टम नहीं बनाया गया है। रेदर इट वाज अ चाइल्ड ऑफ चांस एंड एक्सीडेंट, यानी ये बाय चांस और एक्सीडेंटली बन गया है। ये कन्वेंशन पे बेस्ड है, यानी कि बहुत सालों से कोई प्रथा चलती आ रही थी और वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गई। पुराने टाइम में किंग को ना कंसल्ट करना पड़ता था कि वो किस तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रन करे, क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से कुछ वाइज मैंस के साथ वो मिलकर जो थे मीटिंग करते थे। और नॉर्मन पीरियड जब इंग्लैंड के अंदर चल रहा था, तब किंग ने एक इंस्टीट्यूशन बनाई थी, एक संस्था बनाई थी, जहां बैठकर वो कुछ वाइज मैन यानी समझदार लोगों के साथ बैठकर मीटिंग करेंगे, और उस इंस्टीट्यूशन को उन्होंने नाम दिया मैग्नम कॉन्सीलियम ग्रेट काउंसिल। जब इस मैग्नम कॉन्सीलियम ग्रेट काउंसिल का साइज़ बहुत बड़ा हो गया, यानी काफ़ी सारे लोग जो है इसका मेंबर बन गए, तब
तब किंग ने एक स्मॉलर बॉडी और क्रिएट कर दी जिसका नाम उन्होंने रखा क्यूरिया रेजिस। यानी कि ये लोग जो है, जो मेंबर्स होंगे क्यूरिया रेजिस के, ये किंग को एडवाइस करेंगे कि उन्होंने अपने एरिया को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कानून बनाने हैं। बट टाइम के साथ क्यूरिया रेजिस का भी जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया, बहुत सारे मेंबर्स जो है इसका पार्ट बन गए। तो जिसकी वजह से किंग के लिए बहुत मुश्किल था कि वो किस तरीके से सारे मेंबर्स से कंसल्ट करें। सो फाइनली उन्होंने एक कमेटी बनाई। इस कमेटी का नाम उन्होंने रखा केबल, यानी CABAL। अब ये जो वर्ड है केबल, ये इन्होंने जो उसके 5 एडवाइज़र थे उस कमेटी में, 5 एडवाइज़र्स के नेम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट को जोड़कर उन्होंने ये वर्ड बनाया केबल। अब ये जो 5 एडवाइज़र थे ये सीक्रेट रूम में मीटिंग किया करते थे किंग के साथ, और इसी रूम को कहा गया कैबिनेट। तो यहाँ से शुरुआत होती है कैबिनेट सिस्टम की इंग्लैंड के अंदर। तो ये सोच समझ के नहीं बनाया गया, ये बाय चांस बन गया और टाइम के साथ ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट बन गया। आज के टाइम में ये कैबिनेट सिस्टम क्या है, ये एक एडवाइजरी काउंसिल है जो किंग को सजेस्ट करेंगे कि उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से रन करना है। थर्ड पॉइंट है बिगिनिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सो किस तरीके से जो ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर का ये क्रिएट हुआ इंग्लैंड में, क्योंकि स्टार्टिंग से ही वहाँ पर किंग का ज़्यादा डोमिनेट रोल रहा है। सो यहाँ पे 1727 के अंदर जॉर्ज II जो थे, जब उन्होंने थ्रोन पर बैठे हुए, जब राजगद्दी उन्होंने संभाली इंग्लैंड में, तो वहाँ पर उनको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती थी, जिसकी वजह से रॉबर्ट वॉलपोल जो थे वो हमेशा मीटिंग में जाते थे, कैबिनेट के साथ मीटिंग्स करते थे। तो इस तरीके से जो रॉबर्ट वॉलपोल है वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने इंग्लैंड के। Robert Walpole established his office in 10 Downing Street, and even today the 10 Downing Street is the office of the British Prime Minister. So Robert ने अपना जो ऑफिस बनाया था उस टाइम पे वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बनाया था, और आज के टाइम में भी जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका ऑफिस उसी जगह पर है। 1730 प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट वॉलपोल हैड आस्क्ड मिस्टर टाउनसैंड टू रिजाइन फ्रॉम द कैबिनेट as he did not agree with the policies of the cabinet. As a result of this, the tradition got established that whosoever did not agree with the policies of the cabinet should resign. अब यहाँ पर 1730 में क्या हुआ था कि जो प्राइम मिनिस्टर बने थे पहले इंग्लैंड के रॉबर्ट वॉलपोल, उन्होंने मिस्टर टाउनसैंड को बोला कि आप रिज़ाइन कर दो अपने कैबिनेट से, क्योंकि कैबिनेट के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबकी एक ही ड्यूटी रहती है कि वो प्राइम मिनिस्टर के कहे हुए जितने भी लॉज हैं, जितनी भी कही हुई बातें हैं, उनको ध्यान से सुनते हैं और उसको आगे लागू करवाते हैं, इम्प्लीमेंट करवाते हैं। अगर उनमें से कोई एक भी पर्सन कैबिनेट मिनिस्टर ऐसा होता है जो प्राइम मिनिस्टर की विश के अगेंस्ट जाता है, उस पर्सन से प्राइम मिनिस्टर जो है किसी भी टाइम रेजिग्नेशन ले सकते हैं। सो यहाँ पर जैसे ही उन्होंने रॉबर्ट वॉलपोल ने उनसे रेजिग्नेशन लिया, तो उसके बाद से ये एक ट्रेडिशन बन गया, एक प्रथा बन गई कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स वहाँ पर होंगे वो प्राइम मिनिस्टर के विश के अकॉर्डिंग वहाँ पर काम करेंगे। इस तरीके से क्रिएट होता है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस। सो आई होप आपको ये हिस्ट्री समझ आ गई होगी किस तरीके से स्टार्टिंग से एंडिंग तक ये ऑफिस बना है, और ये कहीं पर सोच समझ के प्लान करके नहीं बनाया गया है। टाइम के साथ चीज़ें जो है वो बनती गई और ऐड हो गई और बन गई पार्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। फोर्थ पॉइंट है प्राइम मिनिस्टर स्टेज इन ऑफिस टिल ही इंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजॉरिटी इन द हाउस ऑफ कॉमन। सो 1742 में जो प्राइम मिनिस्टर थे रॉबर्ट वॉलपोल, जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, बहुत सारे जो मेंबर्स थे उनकी पार्टी के, उन्होंने उन्हें जो है सपोर्ट नहीं किया जब वोटिंग हुई। तो इसको बोलते हैं कि मेजॉरिटी कॉन्फिडेंस को लूज़ कर देना, कि आपके जो मेंबर्स हैं वो आपके पार्टी या आपके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, तो यानी आपके पास इतना मेजॉरिटी नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने का। जब ऐसा हुआ तब रॉबर्ट वॉलपोल ने अपने आप ही रिज़ाइन कर दिया अपने ऑफिस से। जैसे ही उन्होंने रिज़ाइन किया, ये एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत बन गया कि जब भी कोई भी इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो उसके लिए मेजॉरिटी साबित करना कंपलसरी होगा हाउस ऑफ कॉमन में। यानी कि जो लोअर हाउस होगा उसमें ज़्यादा मेंबर्स अगर आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तभी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो ब्रिटेन का। और ये प्रिंसिपल आज तक फॉलो किया जाता है और ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट है। अगेन इस चीज़ को भी सोचकर नहीं लिखा गया था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी एक्सीडेंटली इस चीज़ का पार्ट बन गया। तो आप देख रहे हो बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पर फर्स्ट टाइम हुई थी और उनको लगा कि ये चीज़ ठीक रहेगी हमारी कंट्री के लिए, तो उन्होंने उसका पार्ट बना दिया अपना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का।
फिफ्थ पॉइंट है प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसको हाउस ऑफ कॉमन यानी जो लोअर हाउस है उसका मेंबर होना कंपलसरी है। अब इसके पीछे की हिस्ट्री देखते हैं। 1924 के अंदर जैसे ही प्राइम मिनिस्टर जो बॉर्नर लॉ है उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया, तब उनके सामने दो ऑप्शन थे कि वो दो पर्सन्स को अपॉइंट कर सकते हैं। सबसे पहले लॉर्ड कर्जन और दूसरे थे स्टैनले बेल्डविन। अब स्टैनले बेल्डविन या लॉर्ड कर्जन में से किंग जॉर्ज V को अपना नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर चूज करना था। अब यहाँ पर जो लॉर्ड कर्जन थे वो ज़्यादा इंटेलिजेंट थे स्टैनले बेल्डविन से, बट द किंग डिड नॉट लाइक लॉर्ड कर्जन एंड ही अपॉइंटेड स्टैनले बेल्डविन। अब जैसे ही उन्होंने अपॉइंट किया स्टैनले बेल्डविन को, उस टाइम पर वो हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर थे, जबकि जो लॉर्ड कर्जन थे वो मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड थे। सो जैसे ही उनकी अपॉइंटमेंट होती है तब से ये कन्वेंशन, ये एक प्रथा बन जाती है कि प्राइम मिनिस्टर को हमेशा हाउस ऑफ कॉमन से चूज़ किया जाएगा, वो वहाँ के मेंबर होने चाहिए। और तब से लेके आज तक ये जो कन्वेंशन है, ये जो प्रैक्टिस है, ये फॉलो की जाती है इंग्लैंड के अंदर। सिक्स पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सबकी मिलकर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पूरे कैबिनेट की। इस चीज़ को भी इंग्लैंड के अंदर सोचकर नहीं बनाया गया, ये भी चीज़ एक्सीडेंटली क्रिएट हो गई। अब इसके पीछे की हिस्ट्री देखते हैं। 1742 के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट वॉलपॉल, उनको मेजॉरिटी नहीं मिलती है लोअर हाउस में, तो वो रिज़ाइन कर देते हैं। उनके साथ साथ उनकी जो कैबिनेट होती है जिसमें उनके मिनिस्टर्स होते हैं जो उनको मदद करते हैं कानून बनाने में, वो भी साथ के साथ रिज़ाइन कर देते हैं। तब से यह प्रथा जो है वो पार्ट बन जाती है इंग्लैंड का कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिज़ाइन करेंगे, उनके साथ साथ उनकी कैबिनेट को भी रिज़ाइन करना पड़ेगा। और जो भी नई पॉलिसी आएगी उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर के उसकी कैबिनेट भी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी, वो भी आंसरेबल होगी जनता को। आज के टाइम में ब्रिटेन के अंदर कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है कि पूरी कैबिनेट जो होती है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है वहाँ के लोगों के लिए। लास्ट 7th पॉइंट है आपका पॉलिटिकल होमोजेनिटी ऑफ द कैबिनेट। होमोजेनिटी होता है कि जब भी मेंबर्स चूज़ किए जाएंगे कैबिनेट के लिए तो वो सारे एक ही पॉलिटिकल पार्टी से होंगे, यानी कि होमोजीनियस नेचर का होगा कैबिनेट वहाँ पर। तो इसके पीछे की हिस्ट्री देखते हैं कैसे ये इस्टेब्लिश हुआ। 1680 की बात है कि इंग्लैंड के अंदर दो पार्टीज बनती हैं, एक विग्स पार्टी और दूसरी टॉरीज पार्टी। बट देयर वाज नॉट मच गैप बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ बोथ द पार्टीज। और दोनों पार्टीज़ के बीच में प्रिंसिपल्स, जो भी वर्किंग स्टाइल था और जो उनके सिद्धांत थे, उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था। After the death of Mary in 1694, the Tory party had created obstacles in the way of the King William III because they did not accept William III as a natural heir of the British throne. अब जैसे ही वहाँ पे क्वीन मैरी की डेथ होती है 1694 के अंदर, उस टाइम पे जो टॉरी पार्टी होती है वो किंग विलियम III जो होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे कि आपको पता है जो वहाँ के मोनार्क होंगे वो हेरिडिटरी पोजीशन होती है, उसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होगा, उसी फैमिली में से जो नेक्स्ट मेंबर होते हैं उसी को चूज़ किया जाता है, वही किंग या क्वीन बनते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट जो बनने वाले थे विलियम III थे, बट टॉरी पार्टी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी नेक्स्ट किंग के तौर पर। एज अ रिजल्ट ऑफ द हॉस्टाइल एटीट्यूड ऑफ द टॉरी पार्टी, विलियम III हैड रिमूव्ड ऑल द मिनिस्टर्स बिलोंगिंग टू द टॉरी पार्टी। अब वो लोग जो है बार बार एक्शन ले रहे थे किंग के खिलाफ, तो इसीलिए जो विलियम III हैं उन्होंने टॉरी पार्टी के जितने भी मिनिस्टर्स हैं सबको जो है अपनी पार्टी से रिमूव कर दिया। और 1696 के अंदर उन्होंने अपने जितना भी कैबिनेट है उन सबको चूज़ किया विंग पार्टी से। और बाय चांस उस टाइम पे विंग पार्टी मेजॉरिटी में थी हाउस ऑफ कॉमन में, यानी कि उस पार्टी के मेंबर्स ज़्यादा थे हाउस ऑफ कॉमन्स में। सो किंग विलियम के टाइम से दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आज तक फॉलो की जाती हैं जो कैबिनेट सिस्टम से रिलेटेड है। सबसे पहला तो ये कि कैबिनेट में जितने भी मेंबर्स होंगे वो सेम पार्टी से चूज़ किए जाएंगे। दूसरा क्या था कि कैबिनेट शेल बी फॉर्म्ड आउट ऑफ अ पार्टी हैविंग मेजॉरिटी कॉन्फिडेंस इन द हाउस ऑफ कॉमन। तो हाउस ऑफ कॉमन जो लोअर हाउस होगा, जिस भी पार्टी की मेजॉरिटी होगी उसी में से जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स को चूज़ किया जाएगा और उसी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनेगा। होमोजेनिटी ऑफ कैबिनेट भी बाय चांस ही बना है, इसको सोच समझकर प्लान कर उन्होंने नहीं डाला था। तो यहाँ पर टोटल 7 पॉइंट्स है जो आपने इस क्वेश्चन में कवर करने हैं। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अ चाइल्ड ऑफ विजडम एंड चांस, एक्सप्लेन। सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। इट इज़ रॉन्ग टू से दैट द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन इज अ रिजल्ट ऑफ चांस एंड एक्सीडेंट,
ये बिल्कुल गलत होगा कहना कि जो हमारा पूरा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाय चांस और एक्सीडेंटली क्रिएट किया गया है, बिकॉज सम ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ इट आर द रिजल्ट ऑफ विजडम एंड डिज़ाइन। क्योंकि बहुत सारे प्रिंसिपल्स लॉज जो उसमें ऐड किए गए हैं वो सोच समझकर प्लान कर डिज़ाइन कर उसमें डाले गए हैं। सो यहाँ पर ये मिक्सचर है दो चीज़ों का कि बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसे एक्सीडेंटली बाय चांस ऐड कर दी गई हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है सोच समझकर प्लान कर डाली गई हैं। नेक्स्ट आपने हेडिंग डालनी है डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू फ्रीमैन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ चाइल्ड ऑफ चांस एंड विजडम, कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है कि बाय चांस भी इसमें चीज़ें ऐड की गई हैं और बाय विजडम सोच समझकर प्लान कर भी डाली गई हैं। फर्स्ट पॉइंट है मैग्ना कार्टा 1215। मैग्ना कार्टा इज एन important part and source of the British Constitution, and it is accepted that the foundation of the constitutional monarchy in England. So मैग्ना कार्टा को important part माना गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का और उसी को ही बेस माना जाता है। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड चैथम, मैग्ना कार्टा इज द बाइबल ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, कि मैग्ना कार्टा एक तरह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एग्रीमेंट हम कह सकते हैं जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। When the King John was in dire need of the money, in return of the money, the rich people baron made the King John to sign on a charter which was known as Magna Carta, Great Charter। जब किंग जॉन को पैसों की बहुत ज़रूरत थी तब इन रिटर्न में उन्होंने क्या बोला कि जो रिच पीपल है वो ज्वाइन कर सकते हैं किंग जॉन के कैबिनेट को और वो उन्हें पैसा भी दे देंगे, बट उसके बदले में किंग जॉन को एक पेपर पे साइन करना पड़ेगा और उस पेपर को बोला गया मैग्ना कार्टा, द ग्रेट चार्टर। द किंग कुड कलेक्ट मनी ओनली इन दीज कंडीशंस, तो किंग उन लोगों से पैसा ले सकते हैं जो रिच पीपल है, बट इन सर्टेन कंडीशंस के अंदर। फर्स्ट कंडीशन है कि जब वो अपने एल्डर सन को, जो बड़ा बेटा होगा, उसको रैंक देंगे, यानी कि जब होता है कि राजगद्दी संभालने के लिए उनको नेक्स्ट जिम्मेदारी देंगे तब वो जो है पैसा ले सकते हैं। सेकंड, जब वो अपने एल्डर डॉटर की मैरिज करेंगे तब वो पैसा ले सकते हैं। एंड थर्ड है आपका टू गेट हिमसेल्फ रिलीज फ्रॉम द प्रिजन ऑफ एनमी, जब भी उनके दुश्मन ने उन्हें पकड़ा होगा और वो छुड़वाने के लिए पैसा मांगेंगे तब भी किंग जो है अपने कैबिनेट, अपने जो बैरोन है उनसे पैसा ले सकते हैं। लास्ट फोर्थ पॉइंट है आपका कि किंग बिना कोर्ट की परमिशन के किसी भी नोबल मैन यानी रिच मैन को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही उन्हें एग्जाइल्ड में भेज सकते हैं, यानी किसी और कंट्री में बंधक बना के भेज सकते हैं। तो मैग्ना कार्टा एक एग्रीमेंट था जो रिच पीपल ने किंग के साथ किया था कि अगर उनको कभी ज़रूरत होगी तो वो रिच पर्सन से पैसा ले सकते हैं। सो यहाँ पर मैग्ना कार्टा जो है आज के टाइम में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सेकेंड पॉइंट है पिटीशन ऑफ राइट 1628। 1628 में जब किंग चार्ल्स को पैसे की ज़रूरत थी, जब वो वॉर लड़ रहे थे स्पेन के अगेंस्ट, तो उन्होंने एक मीटिंग रखी पार्लियामेंट की और उन्होंने बोला कि उन्हें जो है पैसे की ज़रूरत है वॉर में लड़ने के लिए। तो पार्लियामेंट ने उन्हें बोला कि आप पहले पिटीशन ऑफ राइट पे साइन करो। तो उसमें कुछ कंडीशंस लिखी हुई थी और किंग को वो कंडीशंस जो थी वो फॉलो करनी थी, तब जाकर उन्हें जो है वो पैसा मिल सकता है। सबसे पहली कंडीशन ये थी कि बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के किंग जो है किसी भी पर्सन को गिफ्ट नहीं दे सकते हैं और ना ही कॉमन पीपल पे टैक्स लगा सकते हैं। और सेकंड कंडीशन क्या थी, किंग वॉन्ट बी एबल टू अरेस्ट एनी लॉर्ड, आप किसी भी हाउस ऑफ लॉर्ड में से रिच पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते हो बिना रीज़न बताए हुए, बिना उस पर्सन की गलती के आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। लास्ट आपका पॉइंट है मार्शल लॉ शैल नॉट बी इम्पोज्ड इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, कि जब आपकी कंट्री में सर्कमस्टांसेस बिल्कुल नॉर्मल है तब आप मार्शल लॉ यानी मिलिट्री रूल अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये पिटीशन ऑफ राइट्स जो है आज के टाइम में अगेन ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे सोच समझ कर डाले गए हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके पीछे एक लॉजिक है, रीज़न है, तब जाकर इन चीज़ों को ऐड किया गया है। तो इसके पीछे पूरी कमेटी थी, मेंबर्स बैठे थे, सोच समझकर इसके जो क्लॉजेस हैं उसमें डाले गए हैं। तो इसीलिए ये सारे पॉइंट्स जो हैं बाय चांस या एक्सीडेंटली पार्ट नहीं बने हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको जो है सोच समझकर विजडम के साथ जो है पार्ट बनाया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है बिल ऑफ राइट 1689। इंग्लैंड के अंदर जैसे ही ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 में ख़त्म हुई तो किंग विलियम ने एक असेंबली वहाँ पर बुलाई। उस असेंबली के अंदर जितने भी फॉर्मल मेंबर्स थे पार्लियामेंट के, जो लॉर्ड्स थे, जो रिच पर्सन्स थे, जो मेयर थे लंदन के, उन सब ने उस असेंबली में पार्टिसिपेट किया। उस असेंबली में किंग ने बिल ऑफ राइट पर साइन किया और उसमें मेन क्लॉजेस क्या थे कि किंग जो है कभी भी
जो लॉज पास होंगे पार्लियामेंट के उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। सेकंड, जो भी प्रिविलेजेस होंगे पार्लियामेंट के उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, कभी भी किसी मेंबर की प्रिविलेजेस या राइट्स को नहीं छीनेंगे। थर्ड पॉइंट है किंग जो है बिना पार्लियामेंट की परमिशन के टैक्स इम्पोज नहीं करेंगे। फोर्थ पॉइंट है कि साल में एक बार जो है पार्लियामेंट का सेशन होना बहुत ज़रूरी है, वो कंपलसरी है कि किंग उसको अटेंड करेंगे। लास्ट आपका फिफ्थ पॉइंट है कि किंग जो है पीसफुल टाइम में, जब आपकी कंट्री में बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन होगी, उस टाइम पर आर्मी मेंटेन नहीं कर सकते हैं बिना पार्लियामेंट की परमिशन के। सो बेसिकली इस बिल ऑफ राइट में पार्लियामेंट की पावर को इंक्रीज किया है और किंग की पावर को डिक्रीज किया है। फोर्थ पॉइंट है पार्लियामेंट्री एक्ट्स। पार्लियामेंट हैज पास्ड वेरियस एक्ट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम which were the result of the deliberate efforts, and these parliament act were the part of the British Constitution. पार्लियामेंट ने टाइम टू टाइम बहुत सारे एक्ट पास किए थे जो कि आज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और जो भी एक्ट पास किए गए उसके पीछे एफर्ट्स थे, यानी सोच समझकर प्लान कर कर वो जो एक्ट है वो पास किए गए। अब यहाँ पर कुछ लिस्ट है जो मेंशन की गई है एक्ट की। फर्स्ट पॉइंट है हैबिस कॉर्पस एक्ट 1679। सेकेंड है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701। थर्ड है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1835। फोर्थ द पार्लियामेंट्री एंड द म्यूनसिपल इलेक्शंस एक्ट 1872। फिफ्थ पॉइंट है द जुडिकेचर एक्ट 1832 एंड 1976। सिक्स्थ पॉइंट है पार्लियामेंट्री एक्ट 1911 एंड 1949। सेवन्थ पॉइंट है एब्डिकेशन एक्ट 1936। जरूरी नहीं है आपने ये सारे एक्ट लाइन वाइज लिखने हैं, आप मिक्स कर कर भी लिख सकते हो, जो आपको याद रहेंगे आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर। पॉइंट है द पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1936। नाइन्थ पॉइंट द मिनिस्टर ऑफ क्राउन एक्ट 1937। टेंथ पॉइंट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1948 एंड 1969। 11th point House of Lords Act 1999. 12th the Constitutional Reform Act 2005. Beside these important acts written above, many more acts have been passed keeping in mind the needs of the time, and all these were parts of the British Constitution which were the child of wisdom and design. तो इन सारे एक्ट्स के अलावा और बहुत सारे एक्ट हैं जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और जिनको सोच समझकर प्लान कर कर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। सो इसीलिए ये चाइल्ड ऑफ विजडम एंड डिज़ाइन है कि इसको सोच समझकर प्लान कर कर भी बनाया गया है। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। Hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.